सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलक एक बार तिरिया तेल हमीर हट छड़े न दूजी बार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RBSC इंग्लिश क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं हमीरदेव चौहान के बारे में। हमीरदेव चौहान ने 1282 से लेके 1301 ईस्वी तक रणथंभौर में शासन किया। तो आज हम इन्हीं के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, जो हमीरदेव चौहान थे उनको हठी भी कहा जाता था। हठी मतलब जिद्दी। ये बहुत जिद्दी व्यक्ति थे, मतलब ये अपनी हठ के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इनको कर्ण की उपाधि भी दी गई है। कर्ण मतलब जो दानवीर कर्ण होता है ना महाभारत में, हाँ वही कर्ण, उसकी उपाधि भी हमीरदेव चौहान को दी गई है, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं हमीरदेव चौहान के बारे में। चौहान वंश, जो आपने अगर नाम सुना होगा तो राजस्थान के एक बहुत ही प्रसिद्ध चौहान वंश के राजा हुए पृथ्वीराज चौहान। उन्हीं वंश से इनका भी संबंध था, उन्हीं वंश के ये भी थे, ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान वंश के। तो देखिए, इनका जो शासन था वो रणथंभौर में था। कहाँ था? रणथंभौर में इनका जो शासन था। रणथंभौर जो था वो एक दुर्ग का नाम है। वो दुर्ग रण और थंभ, दो पहाड़ियां हैं, उन दो पहाड़ियों के बीच में एक दुर्ग बसा हुआ है। उस दुर्ग का नाम है रणथंभौर, ठीक है ना। तो ये वहाँ के शासक थे और रणथंभौर जो है दुर्ग का नाम है, और उसके आसपास का जितना इलाका था वहाँ पर ये शासन करते थे। बाघभट्ट के पुत्र हुए जैत्र सिंह। बाघभट्ट के जो पुत्र है उनका नाम था जैत्र सिंह। जैत्र सिंह को जयसिम्हा भी कहते थे, और जयसिम्हा की पत्नी हुई हीरा देवी, ठीक है। और जैत्र सिंह के पुत्र हुए हमीरदेव। कौन हमीरदेव? यही, ठीक है ना, जो कि 1282 में रणथंभौर के शासक बन गए थे। कैसे बने? स्पष्ट एकदम सही ढंग से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, बाघभट्ट जो थे वो हमीरदेव चौहान के थे दादाजी। हमीरदेव चौहान के पिताजी का नाम था जैत्र सिंह। हमीरदेव चौहान की माताजी का नाम था हीरा देवी। जब जैत्र सिंह जीवित थे तब उसी समय अपने जीवन काल में ही जैत्र सिंह ने छोटी सी उम्र में अपने छोटे पुत्र हमीरदेव चौहान को रणथंभौर का शासक घोषित कर दिया। समझ में आया? जैत्र सिंह के छोटे पुत्र थे हमीरदेव। हमीरदेव को जब हमीरदेव छोटे थे, छोटी सी उम्र में हमीरदेव को जीते जी जैत्र सिंह ने अपना शासक, उस रणथंभौर का शासक घोषित कर दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से 1282 में हमीरदेव चौहान रणथंभौर के बन गए शासक, बन गए राजा, बन गए, ठीक है। सत्ता हमीरदेव चौहान के हाथ में आ गई। हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन काल में करीबन 16 युद्ध लड़े। उन युद्धों में 15 युद्ध में वो विजय रहे, जीते। एक युद्ध में वो हार गए थे। कहाँ पे हारे, इस युद्ध की हम बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं युद्ध और संघर्ष की। हमीरदेव चौहान अपनी सत्ता को बढ़ाने चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, जो राजस्थान के अन्य इलाके थे, अन्य जो उस समय के जो शासक थे, उनको हरा कर उनके राज्य पर कब्जा करना का इन्होंने एक प्लान बनाया। उसके हिसाब से वो अलग अलग राज्यों में गए, अलग अलग रियासत में गए, और वहाँ पर उन्होंने युद्ध लड़के कब्जा भी किया। देखिए कैसे। जब सिंहासन पर बैठे हमीरदेव चौहान, तो इन्होंने दिग्विजय की नीति को अपनाया। दिग्विजय नीति मतलब कि भाई जहाँ जहाँ जाना है उन सबको जीत के आना है, तो जितना अपने पास है उसको बढ़ाते जाना है। तो मतलब दिग्विजय मतलब अधिक से अधिक विजय करनी है, ठीक है ना। भीमरस के राजा अर्जुन, जो भीमरस रणथंभौर के जस्ट बगल में था भीमरस के राजा अर्जुन हुए, उनको पराजित कर कर मांडलगढ़ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और मांडलगढ़ पर इन्होंने लगाया टैक्स। क्या लगाया? कर लगाया, जिससे उनको आमदनी हो सके। टैक्स मिलेगा तो सीधी सी बात है, राजस्व बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, ठीक है।
एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, रणथंभोर जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में राजसमंद जिला जो है राजस्थान में वहाँ पे आया, और हाँ राजसमंद जिले में ही आया है। इसके अलावा अगर एक स्टेशन है, नाम भूल गया उसका, ठीक है याद आकर बताऊंगा आगे। इतना याद रखिए कि राजसमंद जिले में है रणथंभोर, साइड से आप देख सकते हो नेट पे फिर भी। तो इन्होंने हमीरदेव चौहान ने भीमवश के राजा अर्जुन को हराकर मांडलगढ़ पर विजय प्राप्त की और मांडलगढ़ पर लगाया टैक्स, लगाया कर। क्यों लगाया? सीधी सी बात है, राजस्व के लिए, धन के लिए लगाया ना। इसके बाद वो दक्षिण के साइड गए। भाई राजस्थान जो है, देखिए भारत का अगर आप मैप देखेंगे तो यहाँ पे जो अपना राजस्थान है, और राजस्थान के ठीक नीचे जो है यहाँ तक राजस्थान आता है, यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश का इलाका आता है। तो राजस्थान का दक्षिणी इलाका क्या हो गया? यहाँ पे हो गया, मतलब एक तरह से कहते मध्य प्रदेश के साइड गए, ठीक है ना। तो दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित किया, मतलब मध्य प्रदेश में जो भोज शासक थे, दक्षिण मतलब भाई राजस्थान का दक्षिण इलाका कहाँ होगा? मध्य प्रदेश साइड ही तो होगा। तो वो दक्षिणी इलाके में गए और वहाँ के जो राजा थे भोज, जो भोपाल है वो भोज राजा ने ही बसाया था, याद रखना। तो दक्षिण के शासक भोज को क्या किया? पराजित किया। इसके बाद उनको पराजित करके वो उत्तर की ओर चित्तौड़गढ़ गए, आबू गए, वर्धनपुर जो आज जिसको हम काठियावाड़ी कहते हैं, जो गुजरात में है काठियावाड़ी, वहाँ पर गए। पुष्कर अजमेर में है, चंपा वहाँ पर गए, और वहाँ से होते हुए गए रणथंभोर। और इतनी सारी जब विजय प्राप्त करके आए तो उन्होंने इस विजय के उपलक्ष्य में कोटि यजन यज्ञ करवाया। कौन सा यज्ञ? कोटि यजन। भाई कोटि मतलब लाखों में, मतलब अधिक संख्या में जो है विजय प्राप्त करके आए थे, उसके लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया जिसको कोटि यजन यज्ञ कहा गया, ठीक है ना। देखिए इनके जो है युद्ध इन्होंने बहुत किए। इनके जो एक अगर महत्वपूर्ण युद्ध की बात करें तो वो था खिलजी के साथ, महत्वपूर्ण युद्ध सबसे कहे। इसके पहले उन्होंने खिलजी के जो ससुर थे या कह लीजिए काका थे, उनके साथ भी युद्ध किया, जलाउद्दीन खिलजी के साथ, और जलाउद्दीन खिलजी को बुरी तरह पराजित भी किया था। देखते हैं जलाउद्दीन खिलजी के बारे में। 1290 के आसपास ये कब बने? देखिए हमीरदेव चौहान जो है रणथंभोर के शासक बने 1282 में। 1290 मतलब शासक बनने के 8 साल के बाद 1290 के आसपास हमीरदेव चौहान जो है, इन्होंने पहले से कहा हुआ था कि हमको तो भाई दिग्विजय की नीति हमने तो अपनाई हुई है, जहां जाना है जीत के आना है। तो इस नीति से जो है जलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली का शासक था सल्तनत काल में, ठीक है ना, हमने जब सल्तनत काल पढ़ा था उसमें हमने जलाउद्दीन खिलजी जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी उसके विषय में हमने पढ़ा था। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, जाके देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। तो भाई हमीरदेव चौहान ने तो दिग्विजय की नीति को अपनाया हुआ था। नीति अपनाने के कारण वो अपना जो है साम्राज्य विस्तार कर भी रहा था। तो ये बात जलाउद्दीन खिलजी को जो है कांटे की तरह चुभने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अगर ये भी हमारे जैसा बन गया, मतलब हमारे जैसा मतलब वो भी हमारी तरह शक्तिशाली बन गया अगर, मतलब पहले तो भाई जलाउद्दीन खिलजी का शासक जो है काफ़ी फैला हुआ था ना, रणथंभोर का जो शासन था वो तो थोड़े से में सीमित था, लेकिन जलाउद्दीन खिलजी का शासन एक अच्छा खासा बड़ा फैला हुआ था। तो जलाउद्दीन खिलजी को ये चिंता होने लगी कि भाई क्या पता हमीरदेव चौहान हमसे भी अधिक सत्ता हासिल कर ले, हमसे भी अधिक प्रांत जीत ले। तो इस प्रकार को इनको चिंता होने लगी। तो जलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जाके हमीरदेव चौहान के खिलाफ रणथंभोर में युद्ध, अंत में तो यही ऑप्शन बचता है ना, कुछ होता नहीं तो युद्ध, ठीक है ना। तो 1290 में जाइन, जिसको छानगढ़ कहते हैं, छानगढ़ में मतलब रणथंभोर जब जाते हैं तो उसके बीच में एक जाइन का किला आता है जिसको छानगढ़ का दुर्ग भी कहते हैं, उसको जीता। मतलब अगर जहानगढ़ मतलब जो जाइन का किला है उसको जीत लिया, उस दुर्ग को जीत लिया, तो वहां से भी रणथंभोर के लिए बड़ी आसानी रहती है जाने के लिए, ठीक है ना। तो 1290 में रणथंभोर जा रहे थे लेकिन बीच में पड़ गया जाइन, तो उन्होंने जाइन पर पहले आक्रमण किया और जाइन को जीत लिया। जाइन को जीतने के बाद उन्होंने रणथंभोर की घेराबंदी कर ली, मतलब रणथंभोर का जो दुर्ग था उसके चारों अपने सैनिकों ने क्या कर ली, घेराबंदी कर ली, ठीक है। इतना होने के बाद काफ़ी दिन प्रयास किया, बहुत दिन प्रयास किया, लेकिन
कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिला भाई, उल्टा सैनिक लोग खा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, उल्टा नुकसान ही हो रहा है। तो काफ़ी दिन तक प्रयास हुआ। उस प्रयास के बाद जो है अंत में जलालुद्दीन खिलजी जो है असफल हो गया, उसने खुद से ही हार मान ली और जून 1291 में वो वापस से दिल्ली लौट गया। आया, घेराबंदी किया, लौट गया, राजपूत सेना के सामने टिक नहीं सका तो क्या हुआ, असफल होकर वापस से दिल्ली चला गया। अभी इसी समय देखिए दिल्ली गया, तब तक दिल्ली जाने के बाद शांत बैठा, उसको पता था कि अभी जाना नहीं है, जाएंगे तो अभी मुंह की खाएंगे, है कि नहीं। एक तो रणथंभौर मतलब उस साइड भी पहाड़ियाँ, इस साइड भी पहाड़ियाँ, बीच में रणथंभौर का जो दुर्ग है वो है। तो वहाँ पर जो है मतलब सैनिक बड़े कौशल वाले, उनसे बड़े विवेक वाले होने चाहिए, जाके जीत सके, जाके लड़ सके। लेकिन ऐसा सेना कहाँ भाई, ये तो सिर्फ राजपूतों में ही एक प्रकार की टेक्निक थी जिससे कि वो कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में लड़ सकते थे। लेकिन भाई ये तो जो जलालुद्दीन खिलजी की सेना में ये सब तो था नहीं। वो तो कहा भाई जहाँ पर समतल इलाका है वहाँ पर लड़ने में माहिर थे, लेकिन ये तो पहाड़ी इलाका था, लड़ने में माहिर नहीं थे। तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि कौन जाके मातापच्ची करेगा, बैठे रहो, मत छेड़ो उनको, मतलब सोए हुए नाग शेर को मत छेड़ो, नहीं तो हमें ही डच खाएगा। मतलब इस प्रकार से उन्होंने सोचा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया जलालुद्दीन खिलजी का, शांत बैठे, कुछ नहीं हुआ। अभी आया अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का सबसे विश्वासु आदमी, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा, जलालुद्दीन खिलजी का दामाद अलाउद्दीन खिलजी। और उसी अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता पाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की सत्ता पर बैठ गया, ठीक है ना। तो 1296 में दिल्ली का शासक बना कौन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी की भी जो नीति थी वो कुछ ऐसी ही थी जैसी हमीरदेव चौहान की थी, कि सत्ता को बढ़ाना है, सत्ता को बढ़ाना है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी कुछ मतलब जीत तो रखा था, पहले से भी युद्ध किया, जहाँ पे जितना संधि कर लेता या युद्ध लड़ लेता, ठीक है ना। एक कट्टरपंथी शासक था अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि कट्टरपंथी जो है, एक अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जिसने धर्म और राज्य को अलग अलग रखा, फिर भी इसने जो है बहुत प्रकार के टैक्स वैक्स लगाए भी थे, लोगों पर अन्याय भी किया था, इस प्रकार से, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने को भी ये हमीरदेव चौहान का जो राज्य था वो चुभने लगा कि भाई इसको तो हराना महत्वपूर्ण है ही, महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन आक्रमण करे तो किस बहाने से करे, कोई बहाना मिल ही नहीं रहा था कि भाई कैसे जाए और कैसे आक्रमण करे हमीरदेव चौहान पे। कोई कारण तो होना चाहिए आक्रमण का, कोई बहाना तो होना चाहिए। तो देखिए बहाना कैसा ढूंढा, ध्यान से देखिए। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया, अपनी सेना को गुजरात के आक्रमण के लिए भेज दिया। कहाँ पे, गुजरात के आक्रमण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में अपनी सेना को भेजा, और सेना जो है अच्छा खासा जो है वहां से धन लूट के लाई, वहां पे विजय होकर धन लूट के लेके आई सेना, धन लूट के लेके आई। तो 20 रास्ते में ही अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे, सेना नायक थे, उनके बीच में हो गया झगड़ा, उनके बीच में ही विद्रोह हो गया। किसको लेके, धन को लेके, जो लूटा हुआ माल लेके आए थे उस माल को लेके झगड़ा हो गया कि भाई नहीं ये माल मैं रखूंगा, इतना तू रख, इतना तो, इस मतलब माल के बंटवारे को लेके झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने के बाद क्या हुआ कि दो उनके जो सेना नायक थे, सेनापति थे, मीर मोहम्मद शाह और कहबरू, दो उनके जो सेनापति थे वो वहां से नाराज होके चले गए, और नाराज होके कहाँ गए, हमीरदेव चौहान की चरण में गए। हमीरदेव चौहान की चरण में चले गए ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। तो अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पे एक मस्त बहाना मिल गया रणथंभौर पर आक्रमण करने का। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा हमीरदेव चौहान से कि आप हमारे इन दोनों सेनापतियों को छोड़ दो, इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, हम इनको मृत्युदंड देंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा कहा। हमीरदेव चौहान तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक हट्टी व्यक्ति थे, एक दानवी कर्ण के भांति व्यक्ति थे। तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ भी हो जाए, ये मेरी चरण में आए हुए, मैं इनको छोड़ूंगा तो नहीं, मैं जब तक हूं तब तक इनके प्राणों की रक्षा तो करूंगा ही।
तो हमीरदेव चौहान ने उन दोनों सेनापतियों को अलाउद्दीन खिलजी को देने से साफ साफ मना कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी को अच्छा खासा बहाना मिल गया, और बहाना मिलते ही उन्होंने रणथंभोर पर धावा बोल दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभोर पर उनको एक आक्रमण करने का एक बहाना मिल गया, और 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां और नुसरत खां, उलुग खां और नुसरत खां, नुसरत खां जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का भाई था, तो इन दो उसके जो बहुत ही विश्वासु सेनापति थे, जो बहुत ही विश्वासु सेना नायक थे, इनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना भेजी रणथंभोर के लिए। और बीच में पता ये झाइन आता है, झाइन मतलब शानगढ़, झाइन आता है। तो इन्होंने सबसे पहले झाइन पर आक्रमण किया। झाइन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था, अगर रणथंभोर को जीतना है तो झाइन को जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि झाइन के बाद से रणथंभोर के लिए एक अच्छा खासा रास्ता मिल जाता है, अच्छा खासा एक ठहरने के लिए रास्ता भी मिल जाता है। तो झाइन को जो है रणथंभोर मार्ग की कुंजी भी कहते हैं, कि अगर आपको रणथंभोर मार्ग तक जाना है तो पहले झाइन से होके ही जाना पड़ेगा, इसलिए उसको कुंजी भी कहते हैं। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने तो झाइन को जीत लिया, उस झाइन का जो दुर्ग था उसको जीत लिया। जीतने के बाद ये खबर मिली हमीरदेव चौहान को, और हमीरदेव चौहान जो है कोटि यजन यज्ञ करके, कोटि यजन जो उनका यज्ञ था हमने पहले पढ़ा, उस यज्ञ का समाप्त होने के बाद उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ था। कुछ बोलेंगे तो नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं तो भाई युद्ध में कैसे जाएंगे, युद्ध में तो बड़ा चिल्लाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमीरदेव चौहान ने मौन व्रत धारण किया था, इसीलिए उन्होंने अपने दो बड़े ही प्रमुख सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह को युद्ध के लिए भेजा। और उस युद्ध में जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी, या तुर्की सेना, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी तुर्क का ही था ना, तो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वो बुरी तरह राजपूती सेना से पराजित हुई, बुरी तरह मुंह की खिलाए, बुरी तरह हार गई वो सेना भीम सिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में। हारने के बाद जो है भीम सिंह और धर्म सिंह ने जो उनका काफ़ी नुकसान किया उस सेना का, तुर्की सेना का, वहाँ से काफ़ी धन भी लूटा, और उस लूट का सामान लेके वो लौट रहे थे रणथंभोर की तरफ, मतलब अपने किले की तरफ लौट रहे थे। झाइन का किला इन्होंने आज़ादी करवाई दिया था। तो जैसे ही वो रणथंभोर के किले की तरफ लौटे, रणथंभोर के किले के निकट आए, तो उनको एक ऐसा संदेश मिला कि जो शत्रु सेना है, जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना है, जो तुर्की सेना है, मतलब शत्रु सेना जो है वो वापस से आक्रमण करने वाली है, ऐसे उनको एक संदेश मिला। तो उस समय भीम सिंह ने धर्म सिंह से कहा कि तुम जाओ और राजा के पास चले जाओ, मैं अकेला काफ़ी हूँ इन तुर्कों से लड़ने के लिए। तो धर्म सिंह जो है वो चले गए तुर्की सेना से युद्ध करने के लिए, मतलब अलाउद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध करने के लिए। तो उलुग खां को, मतलब जो उलुग खां था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उसका प्रमुख था, कौन? उलुग खां। तो उलुग खां ने भीम सिंह को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। उलुग खां ने भीम सिंह को क्या किया? पराजित कर दिया। उलुग खां ने भीम सिंह की हत्या कर दी, मार दिया। तो हत्या मतलब पराजित करने के बाद वो लौटा दिल्ली की तरफ, वापस चाहता, अगर उलुग खां चाहता तो भाई एक बार तो वो जीत ही गया था भीम सिंह से, तो वापस से रणथंभोर की तरफ लौट सकता था। लेकिन उलुग खां जानता था कि अभी जो है तुर्की सेना काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, इसीलिए वो लौट गया दिल्ली की तरफ। अभी उलुग खां जो है वो दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचने के बाद उसने ये सूचना अलाउद्दीन खिलजी को दी और कहा कि हम जो है युद्ध जीत गए, हमने जो राजपूती सेना थी उसको हरा दिया। हालांकि पहली बार युद्ध हारे थे, लेकिन दूसरी बार राजपूती सेना को जो है हमने हरा दिया। तो ये खबर खिलजी ने सुनी और खिलजी को थोड़ा बहुत उत्साह मिला, मोटिवेशन मिला, मतलब ऐसा लगा कि हाँ हम राजपूती सेना को हरा सकते हैं। ये बात खिलजी को समझ में आ चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया, मतलब खिलजी ने क्या किया कि उसने उलुग खां और नुसरत खां के एक नेतृत्व में वापस से रणथंभोर जीतने के लिए सेना भेज दी कि चलो पहली बार तो कैसे भी करके जीत गए, तो वापस एक बार भेज दी उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभोर को जीतने के लिए। सेना पहुंची रणथंभोर के पास। सेना ने क्या की, रणथंभोर की घेराबंदी करना
प्रारंभ किया, रणथंभोर का जो दुर्ग था उसको घेरना प्रारंभ किया। सेना ने जो प्राचीर थी, जो दीवारें थी, जहाँ से वो अंदर जा सकती थी, सेना अंदर प्रवेश कर सकती थी, उन प्राचीरों को, उन दीवारों को तोड़ना सेना ने स्टार्ट किया, प्रारंभ किया कि कैसे भी करके दीवारों को तोड़ के, इन प्राचीरों को तोड़ के अंदर घुस जाए। घुसने के बाद तो हम कुछ भी कर लेंगे। तो ये सेना ने काम करना स्टार्ट किया। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि ये लोग अलाउद्दीन खिलजी की सेना से तोड़ते जाएगी और अंदर से राजपूती सेना कुछ करेगी नहीं। सीधी सी बात है, वो भी कर रही थी, वो भी अंदर से पत्थर, गोला, बारूद जो है फेंक रही थी सेना पे। तो इसी समय दुर्ग के अंदर से, मतलब रणथंभोर के किले के अंदर से एक गोला आया और नुसरत खां के ऊपर आकर गिर गया। गोला, बारूद का गोला आके गिर गया और वहीं पर नुसरत खां की क्या हो गई मृत्यु। मतलब एक बड़ा सा गोला आया और गोला आके नुसरत खां पे गिर गया और नुसरत खां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब ये बात तुर्की सेना को पता चली कि भाई हमारा तो लीडर ही मर गया, भाई लीडर की ही मृत्यु हो गई, तो तुर्की सेना जो है वो भागने लगी डर के कि भाई हमारा जो लीडर ही वही नहीं बचा तो भाई हमारा क्या होगा, है कि नहीं। तो ये बात तुर्की सेना को पता चलती, तुर्की सेना में हड़पन, मतलब वो एकदम भागने लगी इधर से उधर। ठीक है, उलुग खान ने सोचा कि ऐसा तो भी चलेगा नहीं, रणथंभोर को जीतने के लिए आए, अभी से सेना तो डर के मारे भागने लगी है। तो उलुग खान ने क्या कहा, मतलब क्या किया कि उसने, उलुग खान ने अलाउद्दीन खिलजी को वापसी का संदेश भेज दिया। क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को संदेश, एक मैसेज भेजा, एक संदेश भेजा कि हम तो उलुग, जो नुसरत खां है वो तो उसकी तो मृत्यु हो गई है, हम पुनः लौट के आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे टिके रहे तो आप हमारे लिए अधिक से अधिक सेना भेजे, मतलब अधिक, मतलब अच्छी खासी विशाल सेना भेजे, तभी यहाँ पे टिक सकते हैं। तो उलुग खान ने वापसी का संदेश भेजा और एक अधिक सेना, मतलब अच्छी खासी सेना की भेजने की मांग भी की। तो खिलजी ने सोचा कि यार अभी तो पानी जो है सर के ऊपर से चला गया, अभी तो जाना ही पड़ेगा। अभी उसका भाई नुसरत खां पहले से मर गया। तो खिलजी ने क्या किया, खिलजी ने एक विशाल सेना बनाई, अपनी खुद की विशाल सेना बनाई और खुद ही रणथंभोर जीतने के लिए आ गया। और सबसे पहले उसने क्या किया, दुर्ग को घेरना स्टार्ट किया। दुर्ग को चारों तरफ से घेरा खिलजी की बड़ी सेना ने, और उस दुर्ग को करीबन 1 साल से ज़्यादा के लिए घेर के रखा। 1 साल से ज़्यादा के लिए, मतलब अधिक, बहुत दिनों के लिए उस दुर्ग को घेर दिया। और भाई अच्छा खासा, मतलब 1 साल होने ही वाला था कि उसी समय जो है वर्षा ऋतु का मौसम भी आने वाला था, मतलब बारिश का मौसम भी आने वाला था। और उसी समय जो खिलजी का जो शासन था, मतलब जो शासन था दिल्ली में, दिल्ली और अवध, अवध मतलब बिहार कह सकते हो, ठीक है ना, दिल्ली या अयोध्या भी, मतलब वही बिहार का इलाका जो है अवध वो बुआ जाता है। तो दिल्ली और अवध में जो है विद्रोह होने लगा। विद्रोह की चिंता जो है सुल्तान को, मतलब अलाउद्दीन खिलजी को सताने लगी कि भाई मैं रणथंभोर जीतने के चक्कर में कहीं ये सब न गवा दूं, मतलब दिल्ली ही न गवा दूं, वहाँ पे इतना भाई विद्रोह होगा तो कोई और इसका फ़ायदा ना उठा ले। तो उसको इसकी चिंता भी होने लगी दिल्ली और अवध की, ठीक है ना। देखिए वर्षा भी तो आने ही वाली थी और अलाउद्दीन खिलजी अच्छे से जानता था कि बारिश का मौसम हो गया तो पहाड़ों से बड़ा पानी बहेगा और सेना जो है ठीक से लड़ नहीं पाएगी, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने चाल चली, एक षड्यंत्र बनाया, एक षड्यंत्र बच्चा, है कि नहीं। तो उसने हमीरदेव चौहान को संधि का एक संदेश भेजा। हमीरदेव चौहान भी बड़े परेशान हो चुके थे कि सेना घेर के खड़ी, अंदर बाहर भी नहीं जा सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। और हमीरदेव जो चौहान की जो सेना थी, उनका जो खाने पीने की जो व्यवस्था थी वो भी जो है अब ढीली ढाकी पड़ने लगी थी। मतलब कि 1 साल जितना खाना था, अभी 1 साल से सेना अंदर ही है तो भाई खाने की कमी भी धीरे धीरे होने लगी थी। तो हमीरदेव चौहान भी इससे काफ़ी परेशान थे। तो हमीरदेव चौहान को अलाउद्दीन खिलजी ने एक संधि का संदेश भेजा कि भाई हम आपसे संधि करना चाहते हैं। तो हमीरदेव चौहान ने अपने जो विश्वासु सेना नायकों को, जिनका नाम था वनमल और वतिमाल, इन 2 सेना नायकों को संधि के लिए खिलजी के पास भेजा। खिलजी जहाँ बैठा था खिलजी, उसके पास इन दोनों को भेजा। खिलजी ने वनमल और वतिमाल को अपने झांसे में फंसाया। उसने इन दोनों को
लालच दी। क्या किया कि भाई तुम हमें इस दुर्ग के अंदर जाने का गुप्त मार्ग बता दो, जैसे ही हम इस दुर्ग को जीत लेंगे तो ये दुर्ग हम तुम्हें दे देंगे। मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी के पास जैसे ही वनमल और वतीमाल आए तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों से कहा कि भाई तुम हमें इस दुर्ग के अंदर जाने का खुफिया रास्ता बता दो, हम दुर्ग को जीत लेंगे और ये दुर्ग तुम्हें दे के वापस से लौट जाएंगे। तो भाई वनमल और वतीमाल जो है अलाउद्दीन खिलजी के जासे में आ गए और अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों को अपनी ओर मिला लिया। वनमल और वतीमाल ने अपने ही राजा के साथ हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात किया और तुर्की सेना को जो गुप्त मार्ग था, जो खुफिया रास्ता था, उसका पता जो है बता दिया। तो तुर्की सेना बड़ी आसानी से उस खुफिया रास्ते के माध्यम से किले के अंदर घुसी, ठीक है, अंदर पहुंची। अब ये सूचना मिल गई हमीरदेव चौहान को। हमीरदेव चौहान ने क्या किया, देखिए ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे, जो तुर्की सेना थे, वो पहले क्या होता था कि सबसे पहले जो है युद्ध जीतने के बाद स्त्रियों के साथ बड़ा बुरा बर्ताव करते थे। तो हमीरदेव चौहान ने राजपूत स्त्रियों और जो उनकी रानी थी रंगदेवी और उनकी पुत्री पद्मला, राजपूत स्त्रियों ने रानी रंगदेवी और पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जल जौहर कर लिया। मतलब जल का जो बड़ा कुआं था उसमें जाके कूद गए, मतलब जल जौहर कर दिया, ठीक है ना। तो हमीरदेव चौहान ने भी इन्होंने तो जो जितनी भी राजपूत स्त्रियां इन्होंने तो जल जौहर किया। अब हमीरदेव चौहान ने केसरिया वस्त्र पहना, मतलब केसरिया वस्त्र जो भगवा वस्त्र धारण किया, केसरिया वस्त्र धारण किया और चल पड़े युद्ध के लिए। युद्ध लड़ा, काफ़ी लड़ा, मतलब तुर्की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन अंत में हमीरदेव चौहान जो है वीरतापूर्वक उनकी मृत्यु हो गई, हमीरदेव चौहान की। इसी कारण 11 जुलाई 1301 में खिलजी का रणथंभोर पर क्या हो गया, शासन हो गया। अभी राजा तो मर गया तो अभी खिलजी का शासन हो गया। अभी खिलजी का शासन हो गया तो वनमल और वतीपाल खिलजी के पास आए और कहा कि भाई आपने जैसा कहा था वैसे उसी हिसाब से हमें दुर्ग दे दो। खिलजी हंसा और कहा कि भाई जो अपने सगे राजा का नहीं हुआ, जो अपने खुद के राजा का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा। उसी के साथ ही वनमल और वतीपाल का कत्ल कर दिया खिलजी ने, मरवा दिया दोनों को कि जो अपने खुद के राजा का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, जो खुद के स्वामी का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, ठीक है ना। तो ये तो बात थी बुक की, ठीक है ना। यहाँ ये तो जो बात थी वो बुक की थी। इसके साथ मतलब खिलजी और हमीरदेव का जो युद्ध हुआ उसमें एक और कहानी प्रचलित है और वो कहानी मुझे आपको बतानी ही चाहिए। अगर नहीं बताऊंगा तो अन्याय हो जाएगा। हालांकि ये तो पूरी बुक की बात जो मैंने बताई वो तो बताई, लेकिन एक और कहानी प्रचलित है और मैंने इंटरनेट से भी पढ़ी थी वो बात, विकिपीडिया से आप जाके देख सकते हो, विकिपीडिया पे भी, तो मुझे बतानी चाहिए। देखिए क्या हुआ कि जब तुर्की सेना थी वो दुर्ग के अंदर आ गई तो हमीरदेव चौहान ने केसरिया वस्त्र धारण किया और धारण करने के बाद उनसे जाके तुर्की सेना से जाके लड़ने लगे। तुर्की सेना को बहुत पराजित किया, उनको बहुत ही क्षति पहुंचाई और अंततः तुर्की सेना ने हार मान ली और तुर्की सेना को मार मार के भगाया, ठीक है। तुर्की सेना हम जाने लगी तो तुर्की सेना से जो झंडे होते थे, पहले सेना जो अपने झंडे लेके साथ चलती थी, तो हमीरदेव चौहान और उनकी सेना ने तुर्की सेना के झंडे ले लिए और वो वापस से अपने महलों की तरफ लौट रहे थे। तो ये बात राजपूतानी जो स्त्रियां थी, जो रानी थी, उन्होंने देखी कि भाई राजा के हाथ में तुर्कों के झंडे हैं, खिलजी के झंडे हैं। तो उन रानियों ने ऐसा सोचा कि भाई कहीं यहाँ पे अभी तुर्कों का शासन तो नहीं हो गया, तो उन रानियों ने जाके जौहर कर लिया, अग्नि में कूद गई, ठीक है। जैसे ही ये बात हमीरदेव चौहान को पता चली तो इनको बड़ा खराब लगा कि यार मेरे कारण स्त्रियाँ जो है जौहर कर ली, जबकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। तो हमीरदेव चौहान शिवजी के मंदिर गए और उन्होंने शिवजी के मंदिर में अपना शीश काटा और शिवजी के सामने अपना जो पश्चाताप का वो किया। तो इस प्रकार से एक कहानी भी प्रचलित है जो कि मैंने आपको बताई और मुझे बतानी भी चाहिए थी, क्योंकि बुक में लिखा है वही हम पढ़ें,
तो वो तो है नहीं ना भाई, बुक का लिखा पढ़े तो किताबी कीड़ा कह लेंगे, किताबी कीड़ा। तो सब जगह से पढ़े, सब जो इन्फॉर्मेशन सब जगह पढ़े, ठीक है ना, हमें जो सही लगे हम उसको उस पर यकीन करें, ठीक है। तो मैंने आपको कहानी बताई, आप चाहे तो विकिपीडिया पे जाके अच्छे से पढ़ सकते हो, ये कहानी भी उपलब्ध है विकिपीडिया पे, ठीक है। खिलजी के साथ उस समय अमीर खुसरो नाम का एक विद्वान भी मौजूद था। अमीर खुसरो का नाम आपने आवाज़ से सुना होगा। अमीर खुसरो काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे, एक कवि थे, ठीक है ना। तो वो उस समय खिलजी के साथ मौजूद थे, ठीक है ना। हमीरदेव चौहान के बारे में कुछ पंक्तियां हैं जो बड़ी महान है, उनका जो महानता है, हमीरदेव चौहान की जो महानता है उनका वर्णन वो पंक्तियां करती है। कौन सी पंक्तियां, देखिए। सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलक एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, छड़े न दूजी बार। ये पंक्तियां है, एक दोहा है। मतलब सिंह सवन मतलब जैसे शेर सामने से आक्रमण करता है, शेर भी जब भी शिकार करता है सामने से शिकार करता है, उसी प्रकार हमीरदेव चौहान भी जब भी आक्रमण करेंगे सामने से ही करेंगे, कभी पीठ पीछे से नहीं करेंगे। सतपुरुष वचन, और हमेशा किसी को वचन दे दिया तो उस वचन को पूरा भी करेंगे, सतपुरुष वचन। कदली फलक एक बार, कदली फलक ना, एक कदली एक पेड़ होता है, उस पर फल आता है, उस कदली पेड़ पर फल सिर्फ एक ही बार आता है, ठीक है। कदली पेड़ पर फल जो है एक ही बार आता है। उसी प्रकार हमीरदेव चौहान को अगर मतलब किसी चीज़ को ठान ले कि हाँ यहाँ पे युद्ध करने के लिए जाना है, और उस युद्ध को करने के लिए गए, तो जब तक वो युद्ध को जीतेंगे नहीं तब तक लौटेंगे नहीं, मतलब एक बार युद्ध के लिए जाएंगे और जीत के ही आएंगे। तो इसी प्रकार से कदली फलक एक बार, और तिरिया तेल हमीर हट। जब शादी होती है तो देखा होगा कि शादियों में स्त्रियों को, जो स्त्री होती है, अभी तो पुरुषों को भी, तो स्त्रियों को जो है तेल चढ़ाया जाता है, जो भाले होते हैं, छोटे छोटे भाले होते हैं, और ये खास तौर पे होता है स्त्रियों के साथ। तो उन स्त्रियों को तेल चढ़ाया जाता है शादियों में, देखा होगा आपने, तो हमारे पे होता है, मैंने देखा हुआ है, ठीक है ना। तो तिरिया तेल हमीर हट, तो जिस प्रकार से स्त्रियों को तेल सिर्फ एक ही बार चढ़ सकता है, स्त्रियों को तेल एक ही बार चढ़ सकता है, ठीक है ना। तो एक बार जैसे जिस पूरे जीवन काल में एक ही बार स्त्रियों को तेल चढ़ सकता है, ये बात याद रखना। तो जिस प्रकार से स्त्रियों को तेल एक बार चढ़ सकता है, उसी प्रकार हमीरदेव चौहान को गुस्सा आने पर शत्रु को भी एक ही बार में कत्ल कर देते थे, मतलब शत्रु का विनाश भी कर देते थे, और एक ही बार में युद्ध को निपटा के आ जाते थे। छड़े न दूजी बार, मतलब कि एक बार सोच लिए, जो संकल्प ले लिया उसको पूरा करना हमीर हट करके ही छोड़ते थे। तो ये बात जो है हमीर हट के बारे में कही जाती है, हमीरदेव चौहान के बारे में। मैंने कहा हट क्यों कहा कि हट्टी किस्म के थे, मतलब देखिए इन्होंने भाई अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों को बचाने के लिए, उनके सेनापतियों को बचाने के लिए अपनी दाव जो अपनी जान थी उसको जोखिम में डाल दिया, ठीक है ना। तो इसीलिए हटी थे ना, और दानवीर कर्ण के तरह महान भी थे, तो इसीलिए वो हटी भी थे, कर्ण के भांति महान भी थे। हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन को 17 युद्ध लड़े और 16 युद्धों में वो जीते, अंत में इसी युद्ध में हारे। हालांकि हारे कि नहीं हारे मैंने आपको कहानी भी बताई, आप खुद सोचिए, ठीक है ना। हमीरदेव चौहान ने, उनके जो पिता थे, उनके पिता का नाम था जैत्र सिंह। जैत्र सिंह ने रणथंभौर में 32 साल तक शासन किया था। 32 साल तक शासन करने के बाद रणथंभौर में हमीरदेव चौहान ने अपने पिताजी की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण कराया था, जिसको न्याय की छतरी भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमीरदेव चौहान ने पुत्री पद्मला के नाम से एक पद्मला तालाब का निर्माण भी कराया था। और हमीरदेव चौहान की जो दरबार था, उस दरबार में एक बीजादित्य नाम का महान कवि भी रहता था, उपस्थित रहता था, ठीक है ना। हमीरदेव चौहान की मृत्यु के बाद रणथंभौर में जो चौहानों की जो शाखा थी, चौहानों की जो अलग अलग शाखाएं थी, पृथ्वीराज चौहान की ही शाखा थी रणथंभौर में, ठीक है ना। तो रणथंभौर में जो चौहानों की शाखा थी, उस शाखा का अंत हो गया, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा हमीरदेव चौहान के बारे में, और इसके संबंधित कोई भी डाउट है आप मुझे बताइए, आपके लिए ही बैठा हूँ मैं। और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। एक लाल सब्सक्राइब का बटन है, काला कर दो, काला लाइक का बटन है, उसको नीला कर दो। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। तो क्या आप इतना कुछ नहीं कर सकते? तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।